जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर ग्लांस एकेडमी पर। तो आज हम सॉल्व कराएंगे आपको जो पेपर हुआ है यूपी में। ये फायरमैन का हुआ है, ठीक है, जेल वार्डन का हुआ है और ये 19 दिसंबर 2020 को फर्स्ट मीटिंग का पेपर है जिसमें सेट ए दिया हुआ है। तो उसके जो हमारा मैथ और रीजनिंग का जो सवाल आए हुए हैं उस पर हम क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और जीएस का है वो हमारे शरद सर ने करवा ही दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और इसका जो पीडीएफ है, जो पेपर आया हुआ है उसका पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करें और इसका सॉल्यूशन देख लें। बिल्कुल ऐसे ही सवाल आपको आरआरबी, एनटीपीसी और जो भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं जो आया हुआ है मैथ का। ये जो है, तो पहला सवाल है जो आपके ए सेट में नंबर 76 पर दिया हुआ है, उसको हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो पहले दिया है यदि 4 कुर्सी और 3 मेज का मूल 2100 है और 5 कुर्सी और 2 मेज का मूल 1750 रुपये है, तो एक कुर्सी और एक मेज की कीमत क्या होगी। हमको इसका क्या बताना है, सॉल्यूशन बताना है। कि ऑप्शन हमारे ये दे रखे हैं, कुर्सी 150 और मेज 500 की, और दूसरा ऑप्शन कुर्सी 100 और ये 200, तीसरा है ये आप ऑप्शन में देख सकते हो। ठीक है, तो अब इसका हम हल देखते हैं। मान लो कि कुर्सी का जो मूल है उसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, मैं सीधा कर रहा हूँ आपको। कुर्सी का मूल x है तो ये 4x हो गया, और मेज का मान लेता हूँ y, तो ये हो गया 3y बराबर कितना दिया है, 2100 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दूसरा इक्वेशन बनेगा, ये 5x प्लस 2y बराबर 1750। मैं थोड़ा स्पीड में कराऊंगा, आप इसको जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। अब इसमें क्या करना है, मुझे इक्वेशन में x और y का मान निकालना है। तो मैं पहले y को क्या कर दूंगा, सेम बना दूंगा। तो इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा 6y और ये हो जाएगा 21 दूनी 4200। इधर मैं 3 का करूँगा तो ये 15x और ये प्लस 6y बराबर 5250 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड घटा देंगे या सेकंड में से फर्स्ट घटा देंगे, कोई आप इसमें से कर लो। तो मैं सेकंड में से फर्स्ट घटाऊंगा तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और 15 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 7x, और ये बचेगा आपका 5250 में ये घटा दूंगा तो क्या बचेगा आपका 50, और ये देखो यहाँ से इसमें घटाऊंगा ये बचेगा आपका 9। ठीक है, यहाँ से मैंने 5250 माइनस 4200 किया, ये हो जाएगा 0501 1050। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे x का मान निकालूंगा तो 7 एकम 7, 7 पना 35, यानी x बराबर कितना आ गया, 150 आ गया। ठीक है, x बराबर यानी एक कुर्सी का मूल आपका आ गया 150। ठीक, अब यहाँ पे आपको b में निकालने की ज़रूरत नहीं है, मेज की निकालने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ आपको क्या करना है, ऑप्शन पे वर्क करना है। कहीं आपको दिख रहा है कि कुर्सी पर 150 कहीं नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, ये ऑप्शन मार के आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे y का मान नहीं निकालना है मेज का। अगर यहाँ पे 150 और दिया होता तब हम y के मान पे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे y का मान आपको निकालना है तो यहाँ पे किसी एक में रख दो, यहाँ पे रखो आप x का मान, तो हो जाएगा 15 चौको 60 600 प्लस 3y बराबर 2100, और यहाँ से 3y बराबर ये हो जाएगा कितना, इसमें 21 में से 6 जाएगा 1500, y बराबर आ गया 500। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि एक मेज का मूल हो गया 500 और एक कुर्सी का मूल हो गया 150। ये इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑप्शन में एक ही दिया है 150, कुर्सी का 150 दिया। अगर यहाँ पे कोई 150 दिया होता तब हमें y का मान निकालना पड़ता। तो ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 जो सेट ए में आया हुआ है। उसमें ये LCM SCF दोनों को मिला के दिया हुआ है, आपको देखना है क्या लिखा हुआ है। दो संख्याओं का LCM दिया है 252 और SCF दिया है 18, और संख्याओं के बीच का अंतर 90 दिया है। तो हमसे पूछा है कि संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि पहली संख्या देखो SCF 18 है, तो पहली संख्या क्या हो गई, पहली संख्या मान लेता हूँ कि 18x हो गया, 18x हो गया, और दूसरी मान लेता हूँ 18y। इसी पे हम वर्क करेंगे, ये हो गया 18y। अब LCM क्या हो जाता है, दोनों संख्याओं का LCM लोगे तो हो जाएगा 18xy बराबर ये कितना दिया है 252, यानी x y का जो मान हो गया, यानी जो इसका जो अलग अलग है, जो आपका कोफिशिएंट है x और y, पहली संख्या दूसरी संख्या का हो जाएगा
14। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे 14। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर मतलब जो 18x माइनस 18y, यही तो संख्याएं हैं दो, और इसका अंतर कितना है 90 है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 5। ये हमें दो संख्याएं, यहाँ पे हमें दो चीज़ का मान पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ से हम x और y का मान कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो x और y का मान पता करने के लिए हम क्या करें, ऐसी दो संख्याएं ढूंढें यहाँ पे इसमें कि जिनका गुणा करें तो 14 आ जाए और अंतर करें तो 5 आ जाए। तो हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ये तो हो जाता है क्या, 1 गुणे 14, दूसरा क्या हो जाएगा 2 गुणे 7। यानी कि जब हम गुणा कर रहे हैं तो ये 14 आ रहा है, और जब इसका अंतर हो रहा है तो 5 आ रहा है। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे जल्दी शॉर्ट करने के लिए आपको ये चीज़ क्या करनी पड़ेगी। तो x बराबर यहाँ पे 7 आ गया, y बराबर यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, संख्याओं का योग। तो आप यहाँ पे संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 18x प्लस 18y, यही हो जाएगा संख्याओं का योग, यानी 18x प्लस y। यहाँ से आप देखो, यहाँ से करो 18 गुणे 7 और 2 9, ये कितना हो जाएगा 9 8 72, 9 एकम 9 और 7 16, यानी कि 162 आपका इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया कैसे किया मैंने? आपको ये करना है, एक्स वाई बराबर 14 आ गया, ये आपको दे रखा था, आपको दो वैल्यू फाइंड करनी है, और उसमें जब x बराबर 7 आ गया, y बराबर 2 आ गया, तो इसका योग करना है। ये हमारी पहली संख्या थी, ये दूसरी संख्या थी, x और y का मान रखिए, आपका योग आ जाएगा। 78 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैंने पूरी भाषा नहीं लिखी है, बस आपको बता रहा हूँ कि क्या आया था। कह रहा है कि 35 मिनट में 455 मीटर एक कोई व्यक्ति आपको सड़क पार करता है। ठीक है, तो उसको बताना है कि किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल क्या होगी। भाई ये तो बहुत आसान है। पहले हम क्या करेंगे, 35 मिनट को पहले तो हम लिखते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, अब दूरी कितनी है आपकी, 455 है। ठीक है, और मिनट आपको क्या दे, 35 मिनट दे रखा है, इसको हम सेकंड में बनाएंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। ये आ गई आपकी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में चाल आ गई। अब इसको हमें क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, चाल बराबर किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। इतना कार्य आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे। 5 एकम 5, 5 45, 5 एकम 5। ठीक है, और ये हो गया 6 × 18 सही 60, यानी हो गया 3 9 27 बटे ये हो गया 350। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको इसमें से भाग नहीं देना है, ऊपर नीचे क्या कर दो, 2 का गुणा कर दो। ये हो जाएगा 6 27 दूनी 54, ये हो जाएगा 700। यानी कि आपका अब सीधा अपन को क्या करना है, 7 से भाग देना है। तो 7 7 7 49। ठीक है, बचेगा कितना, 5 बचेगा, 7 8 56, और बटे में क्या बचेगा, 100 बचेगा। क्यों भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 100। तो मैंने 7 से भाग दिया, 100 तो अभी बाकी है, तो हो जाएगा 0.78 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने है। इससे आपको दिया है गुणा करना है, और आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आसान सवाल है। ये इसको करने के आप अलग अलग तरीके अपना सकते हैं, लेकिन मेरा तरीका आप देखिएगा। ठीक है, मुझे अभी दशमलव से कोई मतलब नहीं है, दशमलव को मैं अभी छोड़ देता हूँ। 125 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, 2 2, यहाँ पे एक 0 और होगा। ठीक है, तो ये हो गया 4। अब कितनी दशमलव थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे कर दूंगा 10 की पावर 8। ये हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें दशमलव हटाओगे तो 2 अंक यहाँ पे 0 आएंगे, 2 यहाँ पे आएंगे, 4 यहाँ पे आएंगे। अब ऊपर वाले का गुणा कर दो, तो हो जाएगा 125 गुणे 4, ये हो जाएगा 250, 250 दूनी 500, 500 और गुणे 5, ये हो जाएगा 2500। 2500 बटे 10 की पावर 8, ये हो गया। अब ये बताओ कि इसमें अगर मैं क्या करूं, इसमें मैं लिख दूं 0.25 गुणे 10 की पावर 4 लिख सकता हूं। भाई मुझे 4 अंक बाद दशमलव लगाना है। ठीक है, इसमें तो 10 की पावर 4 कर सकता हूं, और बटे 10 की पावर 8, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.25
इंटू 10 की पावर -4। यहाँ से 4 कट जाएगा, नीचे 4 बचेगा और ये ऊपर चला जाएगा। आपको क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही आंसर निकालने हैं, ठीक है। इसके आंसर और भी हो सकते हैं। इसका आंसर हो सकता था 2500 गुणे 10 की पावर -8, ये भी हो सकता था। इसका आंसर ये भी हो सकता था 2500 और गुणे 10 की पावर +6, ये भी हो सकता था, ठीक है। ये भी हो सकता है। अब देखो यहाँ से हम बना सकते हैं 2 जीरो और कर दें, ठीक है। ये सॉरी माइनस हो जाएगा, इसको और 2 जीरो कर दें तो 10 की पावर 0.25 इंटू 10 की पावर 4। तो आपको आंसर तो कई प्रकार के आ सकते हैं, लेकिन हमें वो ऑप्शन चेक करना है जो एग्जाम में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, आपसे बहुत आसान पूछा है, बस थोड़ा सा आपको आना चाहिए कि एलसीएफ हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 40 52 और 125 76 का एचसीएफ क्या होगा, यानी 12,576 और 4,000 52 का एचसीएफ क्या होगा। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4,000 52 और 12,576, ठीक है। अब पहली बात तो ये है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे करना है कि क्या इसका एचसीएफ 9 और 12 हो सकता है। बोलोगे सर कैसे कैसे इसको एलिमिनेट करें। तो 9 की डिविजिबिलिटी कहता है कि इसका जो सम होगा वो 9 से भाग होना चाहिए, और 12 की डिविजिबिलिटी कहता है कि ये 3 से भी भाग होना चाहिए, ये वाली संख्या, और 4 से भी भाग होनी चाहिए। तो क्या ये संख्या 3 से भाग हो रही है, ठीक है। ये संख्या जब एचसीएफ होने का मतलब क्या होता है कि इसमें 9 संख्या निहित है, ठीक है, जभी तो इसका एचसीएफ 9 आएगा। अगर ये 9 इसमें नहीं है तो वो एचसीएफ नहीं होगा। तो इसलिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या है, 12 में क्या है, 3 है, और 3 अगर ये भाग इसको काटती है तो ये 12 हो सकता है। तो हमें वही लगाना है, यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। तो 9 को देखेंगे तो ये 9 से पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है, और ना ये 3 से भाग हो रहा है। इसी तरह ये 9 से भी भाग नहीं हो रहा। कैसे, ये देखो आपका 6 और 3 9 7 5 12, ये 9 से भाग नहीं हो रहा है। ये देखो 5 4 9, 2 से बच रहा है, यानी कि आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हो नहीं सकता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो ये किसका प्रोडक्ट है, ये आपका देखो 3 और 7 गुणे 4, 37 का, ये 37 गुणे 4 है। तो 37 क्या है, प्राइम नंबर है। आपको देखो 4 से तो अभी देखना नहीं है सर। अब ये 2 ऑप्शन लिमिट कर दिए, मैंने क्या किया, 37 किया। अब 37 को आप इससे भाग करके देख लो। अगर ये 37 इसको काट देता है तो ये क्या होगा, इसका एचसीएफ हो सकता है। लेकिन आपने इसको काटा, ये बच गया इतना, ये जाएगा 9 बार, 9 7 63, बचा 6 और 9 3 27 और 6, 27 और 6 होता है 33, यानी कि यहाँ पे 19 आपका शेष बच गया। तो ये तो एचसीएफ नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा। तो हमारा एक ऑप्शन ही बचा है यहाँ पे 4। हम इसको ऐसे करेंगे, हम बेसिक से नहीं जाएंगे कि पूरा वही जो कक्षाओं में पढ़ाया है इसको ऐसे करो फिर देखो उसका पेयर बनाओ, या इसको इसमें भाग दें तो ऐसे करें। ऐसे नहीं करना है, हमें सिर्फ ऑप्शन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करना है। एग्जाम में बैठे हो तो हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए कि हम इसमें क्या क्या चीज़ लगा सकते हैं और ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने आसानी से क्या किया, दो ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट कर दिया कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिविजिबिलिटी हमें पता है कि क्या होती है 9 की। और इस 12 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, 3 का भी भाग जाना चाहिए और 4 का, लेकिन 3 का तो इसमें जा ही नहीं रहा है, इसलिए हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। इसमें 37 का हमने भाग करके देख लिया, क्योंकि 4 तो है ही है। तो 37 से पूरा जब पहले ही नहीं कट रहा है तो उसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ के लिए क्या होना चाहिए कि यहाँ पे 37 निहित होना चाहिए, ठीक है। वो 37 में निहित नहीं है, तो ये इसका एचसीएफ 148 हो ही नहीं सकता। उससे सीधा ऑप्शन ए नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब ये सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या सीमा है ए सेट ए में। इसमें दिया है कि ए बी सी एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। ए बी बराबर, बी सी बराबर और सी ए बराबर, ए बी बराबर बी सी और सी ए बराबर, ये दिया है 4, ठीक है। और आपसे पूछा है कि ये जो पी क्यू आर हैं ये क्रमशः ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू जो है बी सी का है और ए सी जो आर का है। तो आपको बताना है कि ये जो पोर्शन है इतना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। पहली बात तो आप ये जान लो कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो बड़े वाले क्षेत्रफल का 1/4 भाग होगा। आप देखो तो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, यानी कि जो पी क्यू आर का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल ऑफ पी क्यू आर होगा वो हो जाएगा
क्षेत्रफल ऑफ ABC बटे 4। ये बात आपको ट्रिग्नोमेट्री में समझ में आनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जब ये मिड पॉइंट पे कट करता है तो इसका क्या हो जाता है, ये भुजा हाफ हो जाती है भाई। ये भुजा मान लो कि 2 है और ये भुजा 1 है, तो आपको पता है कि इसका जो एरिया का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा के स्क्वायर का। ये 1 है और ये 2 है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, यानी कि 4 गुना हो जाएगा बड़ा क्षेत्रफल, ठीक है। आपको वहाँ पे आपको ये चीज़ें ज्योमेट्री में समझ में आई होंगी, जो आपने पढ़ा होगा। तो अब देखते हैं कि एरिया ऑफ ABC क्या होता है। एरिया ऑफ ABC यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4A², ये होता है, ठीक है। तो इसमें निकाल दो आप, A का मान 4 दिया है, √3/4 × 4 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा √3 × 4, या आप लिख सकते हो 4√3। ये हो गया किसका, ABC का। आपसे पूछा किसका है, PQR का पूछा है, तो ये आप इसमें क्या कर दो, 4 का भाग दे दो, तो 4√3/4, ये आ जाएगा √3, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। √3 इसका आंसर होगा। चलिए इसको देखते हैं, 82 में सवाल है आपका, इसका हमें आंसर बताना है। इसको मैं ऑप्शन से पहले बताता हूँ, ठीक है। ऑप्शन से बताता हूँ, फिर इसका पूरा आपको क्या करना है, लॉजिक खोजना है। यानी कि ये पूरा दिया है। पहली बात तो ये है कि ये किसी संख्या का क्या है, वर्ग है। यहाँ पे देखो लास्ट में ये वर्ग लगा है, तो हमें ये पहले ऑप्शन ये देखना है कि ये किस संख्या का, यहाँ पे कौन सी संख्या है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो किसी संख्या का क्या है, वर्ग है। तो वर्ग के लिए क्या होता है कि जब आप किसी संख्या का वर्ग करते हो तो उसका जो डिजिट सम आता है वो क्या आता है, वो या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 9 होगा, या 7 होगा। आप इसको देख सकते हैं, मेरी जो पिछली लेक्चर दिए हैं उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया है कि अगर किसी संख्या का आप वर्ग करते हैं तो उसका जो सम होता है, डिजिट सम होता है। जैसे मैं मान लो कि 4 का वर्ग करता हूँ तो 4 का वर्ग 16 होता है, और 16 का डिजिट सम हो जाएगा 6 + 1 यानी 7 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मान लो कि मैं 5 का करता हूँ तो 5 का हो जाता है 25, यानी 5 + 2 7, ठीक है। और जैसे मान लो कि मैं 9 का वर्ग करता हूँ तो 9 × 9 81, 81 मतलब 8 + 1 यानी 9। यानी कि ये 4 अंक ही आ सकते हैं किसी संख्या के अगर वर्ग करते हो, तो जो वर्ग का जो डिजिट सम होगा वो 1 4 9 7 आ सकता है। तो हमको सिर्फ क्या करना है, ये चेक करना है कि कौन में ये आ रहा है, ठीक है। पहले को देखते हैं, देखो ये 7 और 2 9 कट गया, ये 6 5 11 1 12, इसका डिजिट सम आ गया 3, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। और इसको देख लेते हैं, यहाँ पे देखो 6 3 9 7 और 6 13, 13 का मतलब 4, ये नहीं है, ठीक है। ये 4 हो सकता है क्योंकि 4 आ रहा है। और इधर इसको देख लेते हैं, ये देखो 7 2 9 और 6 5 11 यानी कि 2, ये नहीं हो सकता। और ये हो जाएगा आपका देखो 9, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी कि 5। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखो 3 भी नहीं आता है, 2 भी नहीं आता, 5 भी नहीं आता, और ये 4 नहीं आता, यानी कि ऑप्शन नंबर C डेफिनेटली हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये किसी का वर्ग है, ठीक है। अब तो ये हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक। लेकिन मान लो आपको बेसिक से जाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, पूरा सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो पहले मुझे ये हल करना पड़ेगा, इतना ये हो जाएगा, 2 में से 4 जाएंगे तो -2 का हो जाएगा ये 4, और 4 और ये 7 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, 11 हो गया, ओके, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक पहले मैं आपको बता देता हूँ एक एक स्टेप। ये पहले इसको हल करेंगे तो ये हो गया 4, दूसरे में मैं यहाँ से हल करूँगा तो हो जाएगा 7 4 11, और ये दिया है तो 11 दूनी 22, यहाँ से यहाँ तक करूँगा तो 11 दूनी 22, और ये हो जाएगा कितना 22 और 3 25, ठीक है 25, ये है आपका गुणा फिर 5। अब मैं इसको करूँगा इसको यहाँ तक, तो 25 और 5 हो जाएगा 125 - 1, और ये इसका स्क्वायर यानी कि 124 का स्क्वायर। अब 124 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, आपको गुणा नहीं करना है कि 124 × 124, इसका मैंने बता रखा है कि इसको 1 अंक मान लो, इसको 1 अंक मान लो। तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 12 का हो जाएगा 144, और अब इसका 12 12
चौको 48 दूनी 96, एक अंक छोड़ के 96 लिख दो। ये हो जाएगा 6 7 9 4 13 और ये 15, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। 83 में दिया हुआ है ए तथा बी का जो औसत है वो क्या है 10 है। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा है बी का मान ज्ञात कीजिए। इतना आसान सवाल आपसे पूछा हुआ है। तो औसत क्या होता है, दो संख्याओं का योग बटे 2, बी प्लस 4b बटे 2 और ये किसके बराबर है 10 के बराबर है। यहाँ से हो जाएगा ये 5b, 5b बराबर 20, 20 बराबर b बराबर 4। ठीक है, इसको तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब ये सीरीज का क्वेश्चन है, रीजनिंग का है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये भी आसानी है। इसमें क्या करना है 5 गुणे 3 और इधर गुणे 3, इधर गुणे 3 और इधर गुणे 3 करोगे तो 35 3 105 और 3 1 405, इधर फिर 3 करोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं 84 क्वेश्चन जो देखते हैं उसमें कहा गया है कि दो व्यक्ति हैं ए और बी जो 67% अंक प्राप्त करता है और 192 अंक अधिक लाता है। जो उत्तीर्ण मार्क हैं उससे 192 अंक अधिक ले आता है। और जो बी है वो 27% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण मार्क से जो नंबर से 48 क्या रहता है कम लाता है। यानी कि वो 48 लेके आ जाए और नंबर तो पास हो जाए, और ये पास से 192 ज़्यादा लेके आया है। तो आपसे बोला गया है कि उत्तीर्ण अंक क्या है। ठीक है, हमें ये बताना है कि पासिंग मार्क्स क्या हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम करते हैं। पहले तो हमने ये किया कि ए 67% लाया और 152 पे क्या हो गया ज़्यादा ले आया उत्तीर्ण से, और दूसरा है जो 27 लाया लेकिन 27% लाया और 48 जो पासिंग मार्क्स थे उससे 48 कम लेके आए। तो इसका सबसे आसान तरीका होता है कि आप इनका अंतर निकालो। ठीक है, अंतर निकालो। अंतर निकालने का मतलब क्या है, ए माइनस बी करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40%। ओके दोस्तों, और इसका अंतर निकालोगे, यहाँ अंतर में गलती नहीं करनी है। ये 192 है और ये 48 है, यानी ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, जुड़ जाएंगे तो 8 2 क्या हो जाएगा 10, 9 5 14 और ये 240। कहने का मतलब ये उत्तीर्ण अंक से 192 ज़्यादा है और उत्तीर्ण अंक से ये माइनस 48 है, यानी कि कम है। तो आप जब जोड़ोगे तो इनको माइनस नहीं करना है। मैंने बताया कि मैंने बस निशान लगा दिया कि 48 कम लेके आया, ये ज़्यादा लेके आया। लेकिन जब उसका अंतर देखोगे, क्योंकि हम अंतर निकाल रहे हैं ना, ए और बी का अंतर क्या है, तो अंतर में क्या करेंगे 152 में फिर 48 माइनस कर देंगे तो 240 आ गया। यानी कि यहाँ से देखो 1% बराबर कितना आ गया, 1% बराबर आ गया कितना आपका 6। 40 में यहाँ पे भाग दे दोगे तो 1% बराबर आ गया 6। ठीक है, अब 1% बराबर आपका 6 आ गया। आपसे पूछा कि उत्तीर्ण अंक क्या है, तो देखो अगर 48 तो ये अभी कम लेके आया है, या यहाँ पे मान लो ठीक है ये 67% है या ये 27% है। ठीक है, तो 27% में कितने अंक बन गए, 1% बराबर 6 है तो 27% बराबर हो जाएगा 27 गुणे 6, 7 42, 6 दूनी 12 और 4 16, 162 बन गए। और 48 उसको और चाहिए। ये तो 27% जब लाया बनाया कब, जब 162 लेके आया, लेकिन 48 से वो फेल हो गया है तो 48 और प्लस करोगे तो हो जाएगा 6 5 11 210, ये ऑप्शन। ठीक है, अब इससे भी आप निकाल सकते हो भाई। 67% लाया तो कितने नंबर लाया, 1% बराबर 6 है तो 67 गुणे 6 हो जाएगा 42 और ये 402 हो जाएगा। लेकिन 192 अंक अधिक लाया है पासिंग मार्क से, तो 192 अपन को यहाँ पे घटाने पड़ेंगे, तब भी यहाँ पे आप देखोगे तो 210 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया पासिंग मार्क्स। आपसे पूछे कि टोटल मार्क्स क्या है, तो टोटल नंबर कितने हैं, यानी कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आया वो कितने मार्क्स का है, कितने नंबर्स का था, पूर्णांक कितने का था। तो 1% बराबर आपका 6 है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 600, यानी कि टोटल जो अंक हैं वो 600 हैं और पासिंग मार्क आपके 210 हैं। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नीचे वाले सवाल पे। ठीक है, जो नीचे दे रखा है इसको मिटा देता हूँ, ऊपर जो लिखा है मैं नीचे वाले पे आता हूँ। ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। इसमें आपसे मिश्र धन पूछा गया है। आपका मूलधन दिया है 16,000, दर दी है आपको 10%
और टाइम दिया है आपको 3 साल। आपको बताना है कि जो उसको कोई व्यक्ति है उस जो 16,000 लेके जाता है बैंक में और कहता है कि मेरा पैसा जमा कर लो, तो बैंक कहती है कि हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज देंगे 10% की दर से 3 साल में। तो बैंक उसको कितना वापस करेगा ये आपसे पूछा, उसको कितनी राशि प्राप्त होगी, ये सवाल में एग्जाम में पूछा हुआ था। तो देखो 10% है, 10% मतलब 1/10। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि बढ़ता जाता है, जो पहले साल है वही दूसरे साल, वही तीसरे साल। तो 10 से क्या हो गया 11 हो गया, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, ये भी तीसरे साल का। अब ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो प्रिंसिपल हमारा 16,000 है, यहाँ दिया है 1,000, तो ये कितने गुना है, ये आपका 16 गुना है। तो 16 गुना ही आपका क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 16 × 48 और 1 49, 16 × 48 2 5 16 5 21, ये हो जाएगा 21296, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 86वां क्वेश्चन है जो आपका दिया हुआ है रीजनिंग से। इसमें 4 प्रकार के जो हैं खेल दे रखे हैं कि 4 प्रकार के खेल हैं। खेल ABCD में भाग लेने वाले छात्रों को दर्शाता है। ठीक है, कोई 4 खेल हैं, उसमें इतने छात्र भाग ले रहे हैं। तो आपसे पूछा है कितने छात्र ने कम से कम 2 खेलों में भाग लिया। कम से कम 2 खेल, ज़्यादा से ज़्यादा तो हो ही सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कम से कम 2 खेलों में भाग लिया। तो कम से कम का मतलब है कि 2 तो आपको चाहिए ही चाहिए, कम से कम में 2 हो रहे, ज़्यादा हो जाए उसके लिए कोई आप जरूरी, ज़्यादा हो जाएंगे तो वो भी काउंट किए जाएंगे। तो कम से कम 2 के लिए क्या करेंगे, देखो ये हो गया, 6 भी जा रहा है, ये 5 भी जा रहा है, 8 भी जा रहा है, 9 भी जा रहा है, 4 भी जा रहा है और 1 भी जा रहा है। इन सबको हमें काउंट करना है, यही क्या है कम से कम। ये क्या है, ये किस में भाग ले रहा है, जो 6 है B और D में भाग ले रहा है, 5 किस में दे रहा है C इसमें भाग ले रहा है, A और D में ले रहा है, 8 C और A में, 9 B C में, और ये 4 है ये 3 में भाग ले रहा है, और ये 7 है ये किस में भाग ले रहा है, ये 3 में भाग ले रहा है, और 1 है ये सिर्फ A और B में भाग ले रहा है। तो हमें सबको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। किसको, इसको और इसको और इसको और इसको और इसको। तो हो जाएगा 9 + 4 + 8 + 1 + 6 + 7 + 5, तो ये आ जाएगा आपका 40। कैसे, 9 × 4 13, 13 और 9 22, 22 और 5 27, 27 और 7 कितना होता है आपका 34 और 6 40, यानी कि ऑप्शन नंबर D। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 आपको दिया रखा है, मैं यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। कह रहा है कि आप पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हैं, आप दक्षिणावर्त दिशा में 100 डिग्री और फिर वामावर्त दिशा में 145 डिग्री घूमते हैं। आप किस दिशा की ओर घूम रहे हैं, यानी कि पहले वो दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, दक्षिणावर्त पहले घूमता है वो कितना 100 डिग्री, फिर वामावर्त घूमता है कितना 145 डिग्री, ये होता है क्लॉकवाइज। इंग्लिश वालों के लिए ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जब इस तरह का सवाल आपको दिया हो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो आप समानता क्या कर दो, घटा दो। ठीक है, ये आपको क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे खड़ा है, मान लो कि कहाँ देख रहा है, पूरब की ओर देख रहा है। ठीक है, तो पहले वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी कि इसकी दिशा में घूमेगा कितना, ये मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया पहले पूरब। अब ये 100 डिग्री घूमता है इधर, तो 100 डिग्री घूमने का मतलब है पहले इधर की ओर घूमा होगा, फिर ये इधर की ओर घूमा होगा। तो टोटल ऑफ इफेक्ट क्या होगा, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं 45 डिग्री यहाँ पे घूम गया, ठीक है, और फिर 45 डिग्री यहाँ पे घूम गया, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ, एक बार मैं प्लस की ओर गया, एक बार माइनस की ओर गया, तो जो ज़्यादा इफेक्टिव होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये कौन सा ज़्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा है, यानी कि 45 डिग्री वो कहाँ घूमेगा, घड़ी की उल्टी दिशा में, वामावर्त। तो यहाँ पे पूरब की ओर देख रहा था, वो 45 डिग्री यहाँ पे आएगा। पहले यहाँ पे 100 घूमा, फिर 145 घूमा, तो वो 45 और ज़्यादा घूम गया, यानी 45 डिग्री में क्या हो गया, पूर्व और उत्तर, यानी कि आंसर क्या आ गया, उत्तर पूर्व। ठीक है, 92 क्वेश्चन कह रहा है कि ये कोई आपका क्या है, पानी का बर्तन है। ठीक है, वो 50 लीटर पानी क्या करता है, बी में डाल देता है, और जब वो डालता है तो टम्पलर बी के भरने के बाद उसमें से 1/4 पानी नीचे बह जाता है। यानी कि जो 50 लीटर डालता है
उसका 1/4 तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बह जाता है। तो बी की क्षमता कितनी है, ठीक है, बी की क्षमता कितनी है। अब ये बताओ 50 लीटर यहाँ से डाला इसमें, और 1/4 यहाँ पे क्या हो गया आपका, बह गया। तो बचा कितना, 3/4, और 3/4 किसका, 50 का 3/4, तो ये कितना हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ बी हो जाएगी आपकी। ये था आसान सा क्वेश्चन, इसका हो जाएगा आपका 37.5 लीटर। ओके दोस्तों, क्योंकि 1/4 आपका बह गया है तो बचेगा कितना, 3/4 ही तो बचेगा। और किसका 3/4, 50 का 3/4, ठीक है।